हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और ये सीरीज़ भी आपको बढ़िया लग रही होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सीरीज़ बढ़िया लग रही है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पिछले जो जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं सभी आपने ज़रूर देखे होंगे। इस सीरीज़ में हम सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट के न्यूमेरिकल, और इससे पिछले वीडियो में हमने आईसी इंजन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैविंग 0.2 मीटर बोर एंड 0.25 मीटर स्ट्रोक रन एट 600 rpm। If the actual volume delivered by the compressor is 4 meter cube per minute, its volumetric efficiency will be about। तो यहाँ पे आपको निकालनी है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को जो है पॉज कीजिए और सॉल्यूशन अपने हाथ से कीजिए, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने ट्राई कर लिया है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आइडियल कंडीशन से कुछ कम होना, यानी कि हमने कितना वॉल्यूम दिया और हमें कितना जो है आउटपुट में हमारा वॉल्यूम आया। तो देखिए, इसका रेशियो हमेशा किसी भी, चाहे कंप्रेसर हो, इंजन हो, जहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात आती है वहाँ पे रेशियो होता है एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम, अब एक्चुअल वॉल्यूम तो जो हमें मिलता है वही एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा, और थ्योरेटिकल वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो जो हमारा कंप्रेसर होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात हो रही है, तो जो पिस्टन जो है जितना रेसिप्रोकेट करता है वो वॉल्यूम ही हमारा थ्योरेटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। और वो वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हमको एक्चुअल वॉल्यूम दिया गया है, हमको स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? 4 मीटर क्यूब पर मिनट। 4 मीटर क्यूब पर मिनट में दे रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। अपॉन हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा पिस्टन है उसका एरिया और वो कितनी लेंथ जो है कवर कर रहा है, तो एरिया जो है पाई/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, पाई की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 4 भी ऊपर चला जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। देखिए, डायामीटर जो है कितना दे रखा है आपको? ये बोर दे रखा है। बोर का मतलब क्या होता है? डायामीटर 0.20। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो डायामीटर जो है आपको 0.20 दे रखा है, इसको आप 1/5 लिख लीजिए, और जो स्ट्रोक लेंथ है 0.25 है, इसको 1/4 लिख दीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पाई/4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 लेंथ भी ऊपर चला जाएगी, ये 4 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नहीं तो एक बार आप फॉर्मूला ट्राई करके लिख दीजिए। देखिए, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया और पाई/4 डी स्क्वायर इनटू स्ट्रोक लेंथ, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है वो पर मिनट में दे रखा है, यानी 1 मिनट में इतना वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है वो कितना आएगा? जो पिस्टन एक बार कवर कर लेगा, लेकिन 1 मिनट में कितनी बार वो जो है कितना वॉल्यूम करेगा, उसका जो रोटेशन है 600 rpm, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आएगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे नीचे किया है, और L की वैल्यू मैंने 1/4 ऊपर रख दी है, और उसके बाद में 600, तो नीचे सिर्फ 600 और कितना रहेगा? 22। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अदरवाइज जैसे आप 0.20, 0.25 रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं रहता है। इसलिए मैं हमेशा आपको जो है कैलकुलेशन ईजी कैसे करनी है वो बता देता हूँ। अब देखिए, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 जो है
ये 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा, 7 चौके 28 और नीचे कितना बचा, 11 तिये 33। अब हमको निकालना है परसेंटेज में, तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 33 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 1/3 इंटू 28। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 28 इंटू 3 कितना होता है, यहाँ पे देखिए 3 1/33 आ जाएगा, ठीक है। और ये 28 84 प्लस कितना आ जाएगा 28/33, तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 84 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग आपके 85 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया और आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। तो मेरा मकसद है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड बाय ए डबल स्टेज कंप्रेशर विथ कंप्लीट इंटरकूलिंग फ्रॉम 1 बार प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 36 बार प्रेशर। व्हाट शुड बी द इंटर स्टेज प्रेशर फॉर द मिनिमम वर्क ऑफ द कंप्रेशर। देखिए जब हम करते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग, कंप्लीट इंटरकूलिंग का मतलब है परफेक्ट इंटरकूलिंग। यदि हम परफेक्ट इंटरकूलिंग करेंगे तो वहाँ पे जो वर्क है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए कंडीशन है जो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर जहाँ पे हम इंटरकूलिंग करेंगे बीच में, वो उसका जो फॉर्मूला होता है P2 बराबर √ऑफ P1 इंटू P3। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। कई बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमको P2 निकालना है, तो P2 बराबर P1 कितना दे रखा है 1 बार इंटू P2 है आपका 36 बार, तो इसका रूट हो जाएगा 6 और बार में दिया गया तो हमारा आंसर बार में आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a Brayton cycle, the air enters the compressor at 300 Kelvin and maximum temperature of the cycle is 200 Kelvin. What will be the thermal efficiency of cycle for maximum power output? देखिए जो हमारा ब्रेटन साइकिल होता है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है। यदि आपको ब्रेटन साइकिल के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक आधे घंटे का वीडियो जो है बनाया हुआ है ब्रेटन साइकिल पे, वो आप देख सकते हैं। ब्रेटन साइकिल टेस्ट IQ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पावर प्लांट की वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देख लेना यदि आपको ब्रेटन साइकिल के बारे में जानना है तो। देखिए ब्रेटन साइकिल जो है एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। यदि मैं इसके PV डायग्राम की बात करूँ तो PV डायग्राम इसका ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका PV डायग्राम 1 2 3 और ये 4। 1 to 2 जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, 2 to 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, 3 to 4 जो है एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है और 4 to 1 जो है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये कांस्टेंट जो है प्रेशर हो गया, यानी कि P2 बराबर क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा और P1 बराबर P4 हो जाएगा। इतना आपको बेसिक जानकारी हो गई है। इसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, वो होता है 1-1/RP की पावर गामा -1/गामा। ये फॉर्मूला भी आपको जो है ब्रेटन साइकिल के लिए याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे RP क्या है, यदि मैं बात करूँ RP की तो यह है प्रेशर रेशियो। क्या है, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो यानी कि P2/P1 है, और आप सभी को पता है P2 बराबर क्या है P3 है और P1 बराबर क्या है P4 है, तो P3/P4 भी मैं कह सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम पावर आउटपुट की। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगा, जब हमारी आइडियल कंडीशन होगी। तो यदि मैं बात करूँ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, यानी PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यदि मैं बात करूँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो
1 से 2 के बीच में, यानी कि मैं बात कर सकता हूँ T2/T1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके P2/P1 की पावर γ-1 अपॉन गामा, और P2/P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, यानी कि RP की पावर γ-1 अपॉन गामा। तो ये जो है यहाँ पे RP की पावर γ-1, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो जो हमारी आइडियल एफिशिएंसी आती है किसकी, ब्रेटन साइकिल की, तो आइडियल एफिशिएंसी हो जाएगी 1 - 1 अपॉन ये जो आपका T2 जो है, यहाँ T2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा T1। T1 क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर है, तो यानी कि ये एक तरीके की कार्नोट एफिशिएंसी के इक्वल आ गया। कब, जब वहाँ पे आइडियल कंडीशन हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मेन फार्मूला जो है ये है, और यहाँ पे आइडियल कंडीशन की ही बात हो रही है, तो 1 - 1 अपॉन टेम्परेचर कितना देर का, 300 केल्विन और 1200 केल्विन, तो 300 अपॉन 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी 1 - 1 अपॉन 4, तो 3/4, 3/4 कितना होता है, 75%। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं आपको एक बार वापस याद दिलाऊंगा कि यदि आपको ब्रेटन साइकिल के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो जो है ज़रूर देख लेना ब्रेटन साइकिल का, अदरवाइज़ जो है उसका लिंक भी मैं ब्रेटन साइकिल के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख लेना, लेकिन देख ज़रूर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर आवर इज़ 205 किलोग्राम while coal fired per hour 23 kilogram. The net enthalpy rise per kilogram of water is 145 kilojoule. If the calorific value of coal is 2050 kilojoule per kilogram, what would be the boiler efficiency? देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, तो एक बार अपने हाथ से ट्राई ज़रूर करें। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। यदि मैं बात करूं बॉयलर एफिशिएंसी की, देखिए कोई भी एफिशिएंसी अपन निकालते हैं तो मैं हमेशा से यही बताता हूं कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यानी कि एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि आउटपुट हमारा क्या है और इनपुट हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉयलर का काम क्या होता है। बॉयलर के अंदर एक कंबशन चैम्बर होता है और वहाँ पे कोल फायर्ड होता है, और वो जो हमारा फीड वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट हमारा है कि वाटर को कितनी हीट मिली, वो हमारा आउटपुट हो गया, और इनपुट क्या है, इनपुट यानी कि जो हमारा फ्यूल था उसकी टोटल हीट कितनी थी, यानी कि उसका कितना मास था, उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू हुई, उससे हमारी टोटल हीट आ जाएगी। तो आउटपुट हमारा ये है कि मास ऑफ वाटर कितना है, 205 किलोग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर इनटू एंथैल्पी उसकी कितनी इंक्रीज हुई, तो डेल्टा एच में लिख दूंगा। डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी इंक्रीज हुई, यानी H2 - H1 अपॉन जो है इनपुट में क्या है, मास ऑफ कोल है इनटू उस कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, CV। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है, 205 किलोग्राम इनटू डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी राइज। तो यहाँ पे एंथैल्पी राइज पर किलोग्राम ऑफ वाटर कितनी है, 145 किलोजूल, यानी कहने का मतलब एंथैल्पी कितनी है, 145 किलोजूल पर किलोग्राम। तो 145 किलोजूल अपॉन हो जाएगा, यूनिट आप ध्यान रख लेना, ये किलोग्राम में है तो हमारा जो कोल भी किस में होगा, किलोग्राम में होगा, 23 इनटू कैलोरीफिक वैल्यू कितनी देर की आपको, 2050 किलोजूल पर किलोग्राम। तो ये 2050 किलोजूल पर किलोग्राम। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमको किलोजूल में दे रखा है, लेकिन ये किलोजूल पर किलोग्राम में दे रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे एंथैल्पी राइज पर किलोग्राम आपको दे रखा है, तो यानी कि ये 145 किलोजूल पर किलोग्राम ही है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 205 और ये 2050, यानी कि 10 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सिंपली कैसे सोल्व करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो ये तो 14.5 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 23। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप 23 से डिवाइड कीजिए 100 को, कितनी बार जाएगा, यदि 25 होता तो 4 बार जाता, लेकिन 4 बार जाने यानी 23 चौक 92 होता है, यानी 8/23
इनटू हो जाएगा 14.5। अब आप एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 होता है और ये आधा यानी कि 58 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा और प्लस कुछ समथिंग आ जाएगा, यानी 58 और 4 कितना हो जाएगा 62, यानी कि 62% के लगभग और कुछ आगे यानी कि 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 63। देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप रेशियो से करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा, बस वही मैं बता रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पे देखिए 14.5/23 आया, उसके बाद में आप इसको कैसे परसेंटेज में बदलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और कितना जल्दी करते हैं वही इम्पोर्टेंट है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखने वाली वो ये है, ये होता है हमारे बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला। याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट क्या है हमारा और इनपुट क्या है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन इज। देखिए यदि आपने पिछला वीडियो देखा है आईसी इंजन वाला, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। उसमें क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन देन एयर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और उसमें जो मीथेन की जगह था कार्बन और ऑक्सीजन की जगह था एयर रिक्वायर्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा है तो इसके बाद में आपको जो आईसी इंजन वाला वीडियो है इसका पहले वाला वो ज़रूर देख लेना। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। अब इसको हम ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो O2, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 है तो ये 4 हो गए यानी बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, 2 ये 4 यानी कि 2O2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ठीक है LHS बराबर RHS यानी मैच हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CH4 के मॉलिक्यूलर वेट की। तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना हो गया 4, 12 4 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 16 किलोग्राम ऑफ मीथेन तो हमको रिक्वायर होगी 64 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि मैं 1 किलोग्राम की बात करूँ, 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन देन 64 डिवाइडेड बाई 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 16 चौके 64, 4 किलोग्राम हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन ही पूछा डायरेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये पूछ लेते जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था वहाँ पे एयर रिक्वायर्ड, तो यदि यहाँ पे ये पूछ लेते कि एयर कितनी रिक्वायर होगी, एयर रिक्वायर्ड, तो एयर देखिए ऑक्सीजन कितनी है 4 किलोग्राम इनटू, अब देखिए 100% ऑक्सीजन में कितनी, 100% एयर में ऑक्सीजन कितनी होगी 23% बाई वेट होगी। ध्यान रखना, हाँ 21% जो होता है बाई वॉल्यूम होता है और 23% होता है बाई वेट। तो यहाँ पे हम 23 से डिवाइड करेंगे और जो ये आंसर आएगा वही हमारा ए रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूछ के आपका क्वेश्चन इजी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।